तो हेलो वॉरियर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इसके पार्ट 3 के बारे में। ये यूपीजीके का पार्ट 3 है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब तक की जो भी आपने 2 क्लासेस देखी होंगी उसके बाद चलते अपन शुरू करते हैं कि ये जो अभी हम करवाने वाले हैं ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में सवाल आता ही आता है। आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर कांग्रेस भारतीय, ये लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भी थी इसके विकास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, एक सेकंड, के विकास में यूपी की भूमिका, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो क्या क्या भूमिका रही है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके उसमें क्या क्या भूमिका रही है वो, ठीक है। तो जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास में उत्तर प्रदेश ने जो केंद्रीय भूमिका निभाई है, और कई ऐतिहासिक जो अधिवेशन हुए हैं, बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उसमें उसके में यूपी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ मेजबानी करी है, कौन कौन से राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है, उन सब की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। पहले तो इसकी स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। स्थापना इसकी 1885 में हुई थी। 1885 ईस्वी में किसने करी थी? संस्थापक थे इसके कौन? ए ओ ह्यूम, ए ए ओ ह्यूम, ठीक है, की बात है। ए ओ ह्यूम, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और इसका जो पहला अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन, इसके जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात कर लेते हैं तो ये हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे, मतलब जो इसके अध्यक्ष थे ना, वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ना वो मुंबई में हुआ था। स्थान की बात कर लेते हैं तो मुंबई, ठीक है। इसका जो पहला अधिवेशन था कांग्रेस का वो मुंबई में होता। जो डब्ल्यू सी बनर्जी, इन्होंने इसकी वो अध्यक्षता करी थी, और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधि कुल 72 थे, जिनमें यूपी से थे कितने? यूपी से थे अपने 10, ठीक है। यहाँ तक की बात हुई। उसके बाद अपन जो सेकंड अधिवेशन की बात कर लेते हैं, इसका जो द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन, द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। इसमें क्या अपडेट है इसकी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये देखो, ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको सवाल आएगा तो ये आपको पढ़ना ही है। उसके बाद जैसे ये तो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में, कलकत्ता में हुआ था ये। और कब हुआ था बताओ? कब हुआ था? 1886 में, कलकत्ता में 1886 में। और इसके जो प्रतिनिधि थे वो 434 प्रतिनिधि थे, और यूपी से थे अपने, यूपी से कितने थे? 34, बताओ। 74 थे कुल प्रतिनिधि, कुल प्रतिनिधि, कुल प्रतिनिधि थे 434, जिनमें यूपी से कितने थे? उत्तर प्रदेश से थे अपने 74, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद जैसे बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो कुल अधिवेशन जो हुए थे उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस के जो अधिवेशन, ये लिखिए आप, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है, यहाँ तक की बात। तो अभी देख लेते हैं अपन कि कितने कितने अधिवेशन हुए, कहाँ हुए, क्या अपडेट है इसकी। तो इसके जो
उत्तर प्रदेश में लगभग जैसे 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेकर 1947 तक कुल कितने अधिवेशन हुए थे यूपी में? 9। टोटल 9 अधिवेशन हुए थे अपने। ठीक है, यहाँ तक की बात। और अभी जैसे बात कर लेते हैं कि जो पहला अधिवेशन अपने जो कहाँ के कौन कौन से अधिवेशन थे उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो एक 1888 में जो इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद इलाहाबाद वाला कब हुआ था? 1888। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, जो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे? जॉर्ज यूल, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, थे ये। ठीक है, अंग्रेजी भी तो थे अपने कांग्रेस में। जो स्थान, जैसे अपन यहाँ लिख लेते हैं स्थान, वर्ष, ठीक है, उसके बाद मतलब अध्यक्ष कौन थे इनके। ठीक है, और अन्य फैक्ट अपन उधर लिख लेंगे। एक जो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था उसके जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे, और जो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे ये। उसके बाद बात कर लेते हैं एक अधिवेशन जो हुआ था वो भी इलाहाबाद में इसके बाद हुआ था। इलाहाबाद का फिर से हुआ था। कब हुआ था? 1892 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, इसके जो अगले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। उसके बाद 1899 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ का कब हुआ था? 1899 में। इसके जो कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे वाराणसी का जो अधिवेशन हुआ कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? एक 1905 में हुआ था वाराणसी वाला। वाराणसी का कब हुआ था? 1905 में। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? वो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, यहाँ तक की बात है। उसके बाद एक इलाहाबाद अधिवेशन फिर से हुआ था 1910 में। इलाहाबाद फिर से हुआ था 1910 में। इसके अध्यक्ष कौन थे जी? विलियम वेडरबर्न, ये इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद एक 1916 में काफी पॉपुलर है लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार। अब ये लेडीज नहीं है, ये पुरुष है। अगर काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि अंबिका लिखा हुआ है तो ये मतलब फीमेल होगी, महिला होगी, तो नहीं, ये मेल है, पुरुष। उसके बाद बात कर लेते हैं लखनऊ के बाद एक 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा लेना। इसके बाद लगा लेना ये भी स्टार, कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू, ये भी याद रखना है। ये मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, याद रहना चाहिए, रहेगा। उसके बाद जैसे उसके बाद 1925 का हुआ था, उसके बाद 1936 का फिर से एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ फिर से हुआ था एक, कब? 1936 में। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष थे अपने जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। उसके बाद एक मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में। मेरठ, ये कब हुआ था? 1946 में। और इसके जो अध्यक्ष किसने करी थी? तो इसके अध्यक्षता करने वाले थे JV कृपलानी।
इसके बारे में हम पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। जो वो भी होते हैं, ये आज़ादी के पहले का, जस्ट पहले का चरण था ये। ठीक है, इन्होंने अपने संविधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान जो सभा बनी थी उसमें भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। संविधान जो बनने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अभी अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो आप ये याद रख लेना, इलाहाबाद वाला। और दूसरा लखनऊ अधिवेशन 1899 में। दूसरा 1905 का जो वाराणसी अधिवेशन हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, यहाँ तक की बातें हुई। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, जो भी लखनऊ अधिवेशन। जैसे लखनऊ अधिवेशन में कुछ खास हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार था, उन्होंने ही अध्यक्षता करी थी। एक लखनऊ समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारत मुस्लिम लीग के बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ समझौता 1916 में। इसकी भी बात कर लेते हैं, चलो ये लिख लेते हैं अपन, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। किन किन के बीच? तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हुआ था। और ये हुआ था अपना लखनऊ में। ठीक है, यहाँ तक की बात है, लखनऊ में हुआ था। और जैसे इसमें क्या हुआ था कि प्रांतीय विधानसभा में जो धार्मिक जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए एक अलग, और एक उनका एक प्रतिनिधित्व, उनका जो प्रतिनिधित्व, उनके लिए प्रतिनिधित्व देना अल्पसंख्यक और उनके लिए। इसका जो महत्व था वो था कि अस्थाई महत्व था। इसका क्या महत्व था कि अस्थाई हिंदू एकता, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ तक की बात, बढ़ावा देना, ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये लखनऊ समझौता कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि जो भी, जैसे उत्तर प्रदेश में जो भी किसान आंदोलन हुए, इनके बारे में अपन बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान आंदोलन, प्रमुख किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान आंदोलन। तो इनकी क्या खास बात रही है, इनमें क्या इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, वो अभी हम देख लेते हैं। कि जैसे हुआ क्या था कि जो कौन कौन से थे, जैसे उत्तर प्रदेश के जो किसान आंदोलन थे वो मुख्यतः जैसे जमींदारी जो प्रथा चल रही थी उसके, और जो ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, अवैध जो वसूली करी जाती थी, और उनकी जो काफ़ी सारी औद्योगिक नीतियाँ, औपनिवेशिक जो राजस्व नीतियाँ हैं, उनके कारण उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उनसे लोग परेशान हो गए थे। जैसे उनकी जो भी नीतियाँ थी, और औपनिवेशिक राजस्व नीतियाँ थी, जमींदारी उत्पीड़न, और या फिर जो ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, अवैध वसूली करी जाती थी, तो वहाँ के किसान भड़क उठे और किसान आंदोलन उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो किसान आंदोलनों के बारे में बात कर ले, तो एक उत्तर प्रदेश किसान सभा, उसका गठन हुआ था 1918 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा, तो उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था अपना 1918 में। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश किसान सभा। यहाँ तक की बात है, ओके। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि एक अवध किसान सभा, उसका जो, मतलब ये उत्तर प्रदेश किसान सभा के बारे में अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो जो इसके जो प्रमुख जो संगठन करता थे, जिन्होंने ये संगठित की थी, वो थे गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, मदन मोहन मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में।
यह सभा गठित की गई थी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। ठीक है। उसके बाद एक अवध किसान सभा जिसकी स्थापना हुई थी, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा हुई थी एक तो 1920 में। इसके बारे में क्या है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। अवध किसान सभा जो प्रतापगढ़ में हुई थी, जो बाबा रामचंद्र द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। जो भी जमींदारी व्यवस्था है उसको चुनौती दी गई थी। कब? बाबा रामचंद्र द्वारा। बाबा रामचंद्र द्वारा प्रतापगढ़ में। ठीक है। उसके बाद एक एका आंदोलन हुआ था, ये आपने सुना होगा, एका आंदोलन। ठीक है। एका आंदोलन 1921-22 में हुआ था। 1921। ठीक है। 1921 में एक आंदोलन हुआ था, इसके बारे में है। ये तो 1921 में हुआ था। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा एक हुई थी, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं जो भी राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए हैं उन सब के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन है, किसान आंदोलन हमने देख लिए थे, कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो देख लिए थे, किसान आंदोलन देख लिए, यही महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है अपने, और तो कोई नहीं है। जैसे एक तो अवध का किसान आंदोलन है ये, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो किसान सभा है ये है, एक एक आंदोलन है, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा, इसका जो वो है। इसके बाद अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन है इनके बारे में। उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन, एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन, तो कौन कौन से आंदोलन हुए हैं उन सब के बारे में अपन चर्चा करते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ की बात हुई आगे। उसके बाद जैसे अपन कौन कहा थे कि खिलाफत आंदोलन एक हुआ था, पहला अपन लिख लीजिए कि खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। खिलाफत आंदोलन हुआ था अपना 1920 में। ठीक है, 1920 है। इसके बारे में अपन देखते हैं कि इसके बारे में क्या खास बात है कि जो खिलाफत समिति इसकी जो बैठक हुई थी, इसकी बैठक हुई थी 20 जून 1920 को इलाहाबाद में। बैठक 20 जून 1920 को इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसकी बैठक होती है 20 जून 1920 को इलाहाबाद में। ठीक है। उसकी वजह से इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी। इसकी जो अध्यक्षता करने थे वो महात्मा गांधी थे। और गांधी ने ऐसे कहा था कि हिंदू और मुस्लिमों को एकजुट करने का ऐसा अवसर जो 100 वर्षों में नहीं आएगा। मतलब गांधी ने कहा था, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था, गांधी ने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों को मुसलमानों को हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का
ऐसा अवसर, ऐसा अवसर जो 100 वर्षों में भी नहीं आएगा, ऐसा अवसर 100 वर्षों में भी, 100 वर्षों में भी नहीं आएगा। ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट देकर ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ऐसा मतलब क्या था ये खिलाफत आंदोलन? मतलब खिलाफत आंदोलन जो था ना, ये खिलाफत आंदोलन सिर्फ मतलब हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन एवं चोरा चोरी कांड, इसके बाद बात कर लेते हैं। चोरा चोरी कांड, चोरी चोरा है, चोरी चोरा, चोरी चोरा कांड, ये कब हुआ था? ये हुआ है अपना 1922 में, ठीक है। इसके बारे में क्या खास बात है भाई? इसके बारे में खास बात है कि यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922, याद रखना ये कि इसकी डेट पूछी जा सकती है। स्थान क्या था, कौन से स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था एक चौरी चौरा नामक जगह पड़ती है गोरखपुर के पास, चौरी चौरा गांव, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा नामक गांव है, उसमें गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश, वहां पर यह हुआ था, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। इसमें क्या हुआ था कि पुलिस फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारी मारे गए थे और 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। बाद में जब 3 प्रदर्शनकारी मार दिए थे, उसके बाद में फिर वहाँ की जो भीड़ थी वो उन पर संभली नहीं पुलिस वालों पर, तो 22 पुलिस वाले फिर से मार दिए गए थे। अहिंसा के सिद्धांतों को उल्लंघन के कारण गांधी ने आंदोलन वापस लेना पड़ा था। मतलब ये वापस लेना पड़ा था ये आंदोलन अहिंसा के चलते, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे अपने, तो उनकी वजह से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी क्या कहती है भैया? स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी के बारे में क्या है? स्वराज जो पार्टी है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1923 में, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। और जैसे इसने किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्थापना, ठीक है। यहाँ तक की बातें याद रहेंगी। उसके बाद जैसे इसमें स्वतंत्र दल था, उसके बाद जैसे चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद उसका गठन हुआ था स्वतंत्र दल का, जिसके जो नेता थे वो मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय थे। उसके बाद ये तो हो गए थे, फिर एक जो भी क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए हैं कुछ, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी भी इसको भी अपन लिख लेते हैं, हिंदुस्तान 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 रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिक एसोसिएशन कब हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई है? चलो इसके बारे में अपन थोड़ा सा पूरा डिटेल से ही देख लेते हैं कि इसके बारे में है कि जैसे इसके बारे में है कि इसकी स्थापना हुई थी तो अक्टूबर 1924 को स्थापना, इसकी स्थापना होती है अक्टूबर 1934 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? अक्टूबर 1934 को। स्थान कौन सी जगह होती है?
तो कानपुर में इसकी स्थापना होती है। जिसके संस्थापक थे कौन कौन, इसके संस्थापक लिख लेते हैं। संस्थापक थे इसके रामप्रसाद बिस्मिल, इसके रामप्रसाद बिस्मिल और रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो हम जो भी कंटेंट तुम्हें दे रहे हैं ना, ये सारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको मतलब कोई संभावना ही नहीं बनती कि आप कर सको, इसको छोड़ सको। उसके बाद काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था एक, काकोरी ट्रेन एक्शन, इसके बारे में देख लेते हैं कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या एक्टिविटीज रही थी इसमें। काकोरी ट्रेन जो एक्शन हुआ था ये 9 अगस्त 1925, कब, तो 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। और जिसमें से 8 डाउन ट्रेनें लूटी गई थी, इसमें से 8 ट्रेन लूटी गई। और इसमें से जो भी लोग थे जैसे बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां, रोशन चंद्र, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सबको फांसी दे दी गई थी और उत्तर प्रदेश द्वारा इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया था। जिसमें से वायसराय इरविन की ट्रेन उड़ाने का प्रयास किया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1929 में। 1931 में इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में शहीद स्मारक इनकी है चंद्रशेखर आजाद की। उसके बाद बात करते हैं कि मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में जो हुआ था, मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र केस, इसके बारे में क्या है इम्पोर्टेंट, तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट है कि ये हुआ था पहले तो 1929 में। कब हुआ था, 1929 में, 1929 में हुआ था ये। और जैसे इसमें मतलब 31 श्रमिक नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से 3 वर्ष तक जो ये मुकदमा चला था, उनके जो मुजफ्फर अहमद और एस ए डांगे, ये जो लेख थे, इनको यहाँ पर जो मुकदमे में दोषी ठहराया गया था और 3 वर्ष तक मुकदमा चलाया गया था इनके ऊपर। उसके बाद जैसे कम्युनिस्ट पार्टी को 1925 में कानपुर में औपचारिक रूप दिया गया था दांडी मार्च के बाद 6 अप्रैल 1938 को। और भी ये चीज़ें हैं, लेकिन जैसे 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन और उत्तर प्रदेश में, उस टाइम पे 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव आया था, ग्वालियर टैंक मैदान में पारित किया गया था। ये वाराणसी के निकट चंदौली जिनके धार्मिक प्रारंभिक चिंगारी आई थी वहां से, और पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई थी, ये सब हुआ था। शिक्षा व्यवस्था की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ है। शिक्षा व्यवस्था में जो भी ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में क्या शिक्षा व्यवस्था रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, तो क्या शिक्षा व्यवस्था रही थी ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, पहला तो देख लेते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना वर्ष, इसकी स्थापना हुई थी 1887 में, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखते हैं
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1916 में। और उसके बाद एक है अपना लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। अब इनकी जो होती है ना, जैसे 1921 में इसकी स्थापना होती है। ये सब अंग्रेजी, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस टाइम पर इनकी स्थापना होती है। तीन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, या फिर अपने लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, बनारस की विश्वविद्यालय। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, जैसे लखनऊ की 1921 में हुई थी। उसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में अपन बात करेंगे कि प्रमुख व्यक्तित्व क्या है, कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, ये थोड़ा सा यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का आएगा। प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व। तो इन ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम मेरे से पूछोगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर पूरी क्लास में प्रमुख व्यक्तित्व, क्योंकि एक सवाल यहाँ पे पक्का आएगा। पहला है जैसे निजामुद्दीन औलिया, जैसे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। तो इनके बारे में क्या खास बात है? तो ये बेसिकली इनका जो चिश्ती सिलसिला था उसके ये सूफीवाद के प्रवर्तक हैं, चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक, चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक। ठीक है, मतलब इनका जो जन्म हुआ था 1236 में बदायूं में, जन्म हुआ था इनका 1236 में बदायूं में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, इनके बारे में अभी इतनी ही बातें हैं, यही कर लेना आप तो। उसके बाद जैसे बात करते हैं, ये बाबा फरीद किस शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य, किसके? बाबा फरीद। बाबा फरीद कौन है? बाबा फरीद जो सूफी संत फरीदुद्दीन गजशंकर उसके शिष्य थे। अमीर खुसरो के बारे में बात कर लेते हैं, जो सितार के आविष्कारक कहे जाते हैं, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो में क्या, अमीर खुसरो की क्या बात है भाई। तो चलो इनके बारे में अपन देख लेते हैं कि इनका जो वास्तविक नाम था अब्दुल अबुल हसन यामिद उद्दीन खुसरो। क्या नाम था इनका? चलो लिख लेते हैं वास्तविक नाम। वास्तविक नाम जो इनका था वो था अबुल हसन, अबुल हसन यामीन। इनका जो वास्तविक नाम था अबुल हसन यामिन उद दीन खुसरो, इनका ये नाम था वास्तविक नाम। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था ना वो कासगंज के पटियाली में हुआ था। जन्म, जन्म हुआ था इनका 1253, 1253 में कासगंज, कासगंज के पटियाली में। क्या हुआ था? कासगंज के पटियाली में इनका जन्म हुआ था। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के कितने 8 दिल्ली सुल्तानों का शासनकाल देखा था, ये शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के, निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने 8,
इन्होंने 8 दिल्ली सुल्तानों ने 8 दिल्ली सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। ठीक है, यहाँ तक की बात। और जैसे इनके बारे में कहा जाता है, सितार के आविष्कारक हैं। सितार के आविष्कारक, सितार के आविष्कारक हैं। उसके बाद जैसे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो तुगलकनामा, खजाइन उल फतूह, नूर से फिर, ये इनके मतलब इनकी रचनाओं के बारे में लिख लेते हैं। जो इनकी रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो नूर से फिर और एक इनकी नूर से फिर खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह, फतूह, जिसके जिसमें अपने चित्तौड़ पर जिन्होंने आक्रमण किया था उनके बारे में इसका जिक्र मिलता है। इसमें एक तुगलकनामा, उनकी एक पुस्तक है तुगलकनामा। ठीक है, ये इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हो गई थी। उसके बारे में जो कबीर थे, संत कबीर, संत कबीर, संत कबीर के बारे में क्या है? संत कबीर के बारे में खास बात है यहाँ से कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। मतलब इनकी जो रचना है वो कबीर बीजक है, कबीर परचाई है, साखी ग्रंथ है, कबीर ग्रंथावली है। इनका जो लिख लेते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था। जन्म बारस नहीं वाराणसी, हाँ सॉरी, जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था इनका। और इनकी जो भी रचनाएं हैं वो कबीर बीजक रचना है, कबीर बीजक, कबीर बीजक, कबीर परचाई, साखी ग्रंथ, कबीर परचाई, साखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली। इनकी जो रचनाएं हैं वो है कबीर बीजक। इनकी जो रचनाएं हैं वो है कबीर बीजक, कबीर परचाई, साखी ग्रंथ और कबीर ग्रंथावली। याद रहेगा, याद रख लेना। और उनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बीरबल है, ऐसे तो सूरदास है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। एक अबुल फजल है, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है। अबुल फजल, अबुल फजल के बारे में पूछा जा सकता है। मतलब इनके बारे में अगर पूछेगा तो वही पूछेगा कि इनकी ग्रंथ कौन कौन से हैं, रचनाएं क्या हैं, वो अपन हम देख ही रहे हैं। तो अबुल फजल है, इनका जन्म 1551 में आगरा में हुआ था। जन्म 1551 में आगरा में हुआ था। उसके बाद जैसे इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो कबीर के 2 दक्षिण अभियान थे उनका इन्होंने नेतृत्व किया था। अकबरनामा व आईने अकबरी रचनाएं, अकबरनामा व आईने आईने अकबरी, इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद और कौन कौन से हैं, जैसे हमने सब तो पढ़ ही लिए, कबीर पढ़ लिया हमने। ठीक है, कबीर द्वारा एक स्थापित दीन है लाई, उसको अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे बीरबल, जो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बारे में और तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में तो यही है। और जैसे जो भी क्रांतिकारी है उनके बारे में अपन बाद में देखेंगे, जिन्होंने भी यूपी के जो भी क्रांतिकारी रहे हैं उनके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? अगर आपको सही लगा हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट कर देना अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तुम्हें तो। और
नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलो मेरी मानो तो, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलो इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं, और फीडबैक ज़रूर देना, एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आपको जल्दी और भी पार्ट मिल जाएंगे, 6-7 पार्ट्स में अपन ये पूरा यूपीजीके ख़त्म कर लेंगे। धन्यवाद, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।